एक ऐसा परिवार जिसके सदस्य अचानक पागलपन का शिकार हो जाते थे और ठीक 19 साल की उम्र में वो पागल सदस्य या तो मर जाता था या हमेशा के लिए गायब हो जाता था। ये सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए आज की भयानक कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 2003 की, जब मैंने हाई स्कूल पूरा कर कॉलेज में दाखिल लिया। वहाँ मेरी मुलाकात नील से हुई। नील ज्यादातर चुप रहता था। छुट्टी होते ही वो बिना किसी से बात किए अपने घर चला जाता था। उसे देखकर मुझे लगता था कि वो किसी गहरी परेशानी में है। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताता था। देखते ही देखते कॉलेज का पहला साल बीत गया। जब रिजल्ट आया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि नील ने ना सिर्फ कॉलेज बल्कि पूरे राज्य में टॉप किया था। लेकिन जब मैं उससे मिला तो वो डर से कांप रहा था। उसके चेहरे का डर देखकर मैं भी घबरा गया। मैंने नील से उसके डर की वजह पूछी तो वो रोते हुए बोला, भाई मैं पागल नहीं होना चाहता। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, ये क्या बकवास है, टॉप करने से कोई पागल नहीं होता। मेरे इतना कहते ही नील बोला, नहीं भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। उसे पूरा यकीन था कि वो जल्द ही पागल हो जाएगा। मैंने उसे शांत कर उसकी इस सोच की वजह पूछी। तब नील ने बताया, मेरे परिवार में हर पीढ़ी में एक सदस्य अचानक पागल हो जाता है। मुझे डर है कि अब मेरी बारी है। उसकी बात मेरे सर से ऊपर निकल गई। मैंने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू पागल होगा? नील बोला, हमारा परिवार सालों से श्रापित है। इस श्राप की वजह से हर पीढ़ी में एक सदस्य इसका शिकार बनता है। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से दादाजी और चाचा को पागल होते हुए देखा तो डर मेरे अंदर समा गया। पापा मुझे शहर ले आए ताकि मैं उस श्राप से बच सकूं। वक्त के साथ दादाजी और चाचा जी भयानक यादें धुंधली पड़ गई थी, लेकिन अब से वो मुझे दिखाई देने लगी है। मुझे यकीन है मैं भी पागल हो जाऊंगा। नील के मुंह से वो दिखाई देने वाली सुनकर मैंने पूछा, कौन दिखाई दे रहा है भाई? नील ने मेरी ओर इशारा करते हुए भारी आवाज में कहा, वो जो अभी अंदर तेरे कंधे पर बैठी है। उसके इतना कहते ही मुझे सचमुच लगा कि कोई मेरे कंधे पर है। उसके होने का एहसास इतना गहरा था कि मेरी धड़कनें तेज हो गई, पसीने छूटने लगे। हिम्मत जुटाकर मैंने बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी किसी के होने का एहसास बरकरार था। मेरा दिमाग अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी नील जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरा ध्यान उसकी ओर गया। मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराने के बाद मैंने उसके परिवार को खबर दी। नील के पिताजी जल्दी पहुंचे, लेकिन अजीब बात थी, वहां डॉक्टरों से नील को तुरंत छुट्टी देने की जिद करने लगे। डॉक्टरों ने मना किया कि ऐसी हालत में उसे ले जाना खतरनाक है, लेकिन वो नहीं माने और नील को बेहोशी में ही ले गए। बिना मुझसे कहे मुझे नील की चिंता थी। मैंने कई बार उसके पिताजी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। एक हफ्ते बाद नील के पिताजी का कॉल आया। मैं चौंक गया। उन्होंने रोते हुए कहा, राहुल, नील की तबीयत बहुत खराब है, शायद वो ज़्यादा दिन ना बचे। वो तुम्हें बुला रहा है, अगर हो सके तो मिलने आ जाओ, मैं एड्रेस भेजता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। मैं सोच में पड़ गया कि एक स्वस्थ नौजवान के साथ ऐसा क्या हो गया। मैंने नील से मिलने का फैसला किया। उनके पिताजी ने एड्रेस भेजा और मैं उसी रात गंगा एक्सप्रेस से नील के गांव भूतनाथपुर के लिए निकल पड़ा। ये 700 किलोमीटर का सफर था, जिसमें 13 घंटे लगते थे। ट्रेन आधे रास्ते में थी जब मेरी मुलाकात रामलाल जी से हुई। वो भी भूतनाथपुर जा रहे थे, जो मेरे लिए राहत की बात थी। उनके साथ मुझे गलत जगह पहुंचने का डर नहीं था। रामलाल जी से बातचीत में पता चला कि भूतनाथपुर में एक ऐसी जगह है जो भूत प्रेतों का अड्डा मानी जाती है। गांव के उस हिस्से में हमेशा काला कोहरा छाया रहता है। ना बारिश होती है, ना तेज हवा चलती है।
दिन में भी वहाँ गहरी खामोशी रहती है। इस वजह से गांव का आधा हिस्सा खाली हो चुका है और बचे लोग भी जाने की तैयारियों में हैं। ये सुनकर नील की श्राप वाली बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। रामलाल जी ने मेरे बारे में कुछ पूछा तो मैंने उन्हें सब बताया। जब मैंने नील का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और वापसी की ट्रेन पकड़ लो। तुम्हें नहीं पता जिनके चक्कर में तुम पड़ रहे हो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मेरी मानो तो तुरंत लौट जाओ। उनकी चेतावनी के बीच नील के पिताजी का कॉल आया। उन्होंने कहा, राहुल तुम आ रहे हो ना? रास्ते में किसी से बात मत करना, ना कुछ खरीद कर खाना। मैं स्टेशन पर तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ रामलाल जी की चेतावनी थी, दूसरी तरफ मेरे दोस्त की आखिरी ख्वाहिश। मैं सोच ही रहा था कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुके। रामलाल जी ने मेरा बैग उठाया और बोले, चलो उतर जाओ। तुम्हें मेरी बात अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन यकीन मानो यही तुम्हारे लिए सही है। उनके जोर देने पर मैं उनके साथ उतर गया। टिकट काउंटर की ओर जाते वक्त किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, राहुल भाई तुम यहाँ? मैंने पलट कर देखा। वो मेरे कॉलेज का दोस्त संजय था। मैंने उससे वही सवाल किया। उसने बताया कि नील के पिताजी ने उसे फ़ोन कर कहा कि नील उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। नील और संजय कभी दोस्त नहीं थे, फिर भी उसके पिताजी ने संजय को क्यों बुलाया। मैंने संजय को अपनी बात बताई तो वो भी चौंक गया और तुरंत वापस लौटने का फैसला कर लिया। उस रात मैंने रामलाल जी को धन्यवाद दिया और अगली ट्रेन से वापस लौट आया। नील के पिताजी ने मुझे कई महीनों तक कॉल किया, लेकिन मैंने उनका फ़ोन कभी नहीं उठाया। कुछ महीनों बाद उनके कॉल आने बंद हो गए। तभी मुझे पता चला कि कॉलेज के कई लड़के गायब हो गए। उनके माता पिता का कहना था कि वो अपने किसी बीमार दोस्त को देखने गए थे, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।